क्योंकि इससे पहले ना सिर्फ ओआईसी बल्कि दूसरे मुस्लिम ममालिक जो है उनको भी सपोर्ट कश्मीर काज के साथ नहीं है। मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूंगा कि 7 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने कश्मीर के इशू के बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाकर उनके अपने नेशनल हाईएस्ट अवार्ड दिए। ये उनका एक प्लस पॉइंट है इस वक्त इंडियन मीडिया का कि वो बिल्कुल मोदी साहब को और हिंदुत्व के आइडिया को बिल्कुल बड़ी खूबसूरती के साथ प्रमोट कर रहे हैं। आपने सारे जो ब्रिजेस थे बंद कर दिए। आपने कहा चाइना का सेल्समैन बन गए। आपने कहा अफगानिस्तान में चाइना हम लेके जाएंगे, इस पे पैसे बनाएंगे। रिकॉर्ड आता है वो 1000 से ज्यादा एक साल के अंदर 1000 से ज्यादा बच्चियों को ये जबरदस्ती मियां मिट्ठू और इस तरह के लोग हैं जो ले जाते हैं और रिलीजन चेंज करवा के शादियां करवा रहे। हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, नॉन मुस्लिम मस्जिद को तोड़ दे, पाकिस्तान में जाए उस मस्जिद को पूरा तोड़ दे, जैसे हमने उनके मंदिर के साथ किया था। क्या वो दोबारा बनाने के बाद उसको माफी मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसके पूरे खानदान को जला दिया जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिधर पूरी फैमिलीज को मार दिया गया है। यहाँ पे जिस तरह से जर्नलिस्ट को उठा लिया जाता है, जिस तरह से गायब कर दिया जाता है, जिस तरह से मार दिया जाता है, शायद ही कहीं होता हो। सर, ओआईसी कंट्रीज को लेकर पाकिस्तान मिलिट्री के ऑफिसर्स जो हैं वो गए हैं एलओसी पे और वहां उन्हें ब्रीफिंग भी दी है। एज अ पाकिस्तानी, व्हाट डू यू थिंक, इससे हमें क्या फायदा होगा? क्या इस्लामिक कंट्रीज इंडिया को प्रेशराइज करेंगी कश्मीर के लिए, या ये ऐसे ही एक कैजुअल, या कहना चाहिए एक बस विजिट था जिसका कोई खास मतलब नहीं था? लेकिन फिर भी आप किस तरह देखते हैं इस विजिट को इनके? पिछली दफा जब पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी ओआईसी की मीटिंग कश्मीर पर, तो उसके रिटेलिएशन में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का बाजू मरोड़ दिया था। उनसे पैसे मांग लिए, अपने $2 बिलियन वापस, बल्कि उनको और भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मलेशिया जाना था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उस पर भी रोका गया। क्योंकि इससे पहले ना सिर्फ ओआईसी बल्कि दूसरे मुस्लिम ममालिक जो है उनको भी सपोर्ट कश्मीर काज के साथ नहीं है। मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूंगा कि 7 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने कश्मीर के इशू के बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाकर उनके अपने नेशनल हाईएस्ट अवार्ड दिए। उसके बाद आपने रिसेंटली देखा होगा कि वहां पे दुबई ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए कश्मीर में वो कॉन्ट्रैक्ट किया उनके साथ। $4.2 बिलियन जो सऊदी अरेबिया की तरफ से आया है वो दर हकीकत अमेरिका के इशारे पर ही आया है। और कश्मीर का इशू कोई नया इशू नहीं है, 70-72 साल पुराना इशू है। जिस तरह रिसेंटली अभी गोवा में अमित शाह साहब ने स्टेटमेंट छोड़ी पाकिस्तान में घुस के मारने की, फिर वो कश्मीर गए, वहां से भी उन्होंने कई मुतनाज़ा स्टेटमेंट्स दी हैं। तो कश्मीर का मसला मुसलमानों की जिंदगी का स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, वही चीज है जो भारत हमें बलूचिस्तान के लिए कहता रहता है। वो हमें बलूचिस्तान के लिए सेम यही बातें करते हैं जो हम उन्हें कश्मीर के लिए करते हैं। लेकिन असल सिचुएशन क्या है वो पता करना ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद हमें अमन की तरफ बढ़ना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने कब तक चलेगा? ये उनका एक प्लस पॉइंट है इस वक्त इंडियन मीडिया का कि वो बिल्कुल मोदी साहब को और हिंदुत्व के आइडिया को बिल्कुल बड़ी खूबसूरती के साथ प्रमोट कर रहे हैं। इसमें वो कामयाब हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो मैं समझता हूँ फॉरेन पॉलिसी में भी इंडिया बहुत आगे है, इसके भी वो मुस्तहिक हैं, क्योंकि उनको कवरेज कश्मीर के हालात अगर आपने देखने हैं तो मैं छोटा सा कहूंगा, आप 2 दफा ट्विटर पे कश्मीर को बस टाइप करके देखिए, आपका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। फेसबुक पे लिख देंगे, फेसबुक बंद कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड आता है वो 1000 से ज्यादा एक साल के अंदर 1000 से ज्यादा बच्चियों को ये जबरदस्ती मियां मिट्ठू और इस तरह के लोग हैं जो ले जाते हैं और रिलीजन चेंज करवा के शादियां करवा रहे। तो सर, दूसरे को कह देने से हमें पहले अपने आप को एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा ना। अगर हमारे यहाँ सब ठीक होगा तभी हम किसी दूसरे के ऊपर बात करने के काबिल हो। मैं कुछ मैं डरा नहीं करना चाहता, मैं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में सब अच्छे की रिपोर्ट है, लेकिन अब इंडिया से बेहतर है। मेरा ये कंपैरिजन था। आप उनकी बात कर रहे हैं, यहाँ से 1121 बच्चियां क्रिश्चियन जो चाइना चली गई हैं, जिनसे जिस्म फरोशी कराई जा रही है, वो भी तो इशू इसी तरह के उधर भी इशू चल रहे हैं। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, नॉन मुस्लिम मस्जिद को तोड़ दे, पाकिस्तान में जाए उस मस्जिद को पूरा तोड़ दे, जैसे हमने उनके मंदिर के साथ किया था। क्या वो दोबारा बनाने के बाद उसको माफी मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसके पूरे खानदान को जला दिया जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिधर पूरी फैमिलीज को मार दिया गया है। आपके 97% पॉपुलेशन मुस्लिम है। आपको सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं है।
इंडिया की मजबूरी है। अच्छा, मैं उनके आर्गुमेंट से भी वो कहता हूं, मुझे कई मैंने इंडियन दोस्तों से आर्गुमेंट किया इस चीज पे अपने हिंदू भाइयों के साथ। वो कहते हैं जी देखिए 1947 में आपने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना लिया है, हमें हक बनता है हम अपने मजहब के बेस पे अपना हिंदुस्तान बना ले। सर इस्लामाबाद तो उन सिटीज में आता है जहां पे सबसे ज्यादा खतरनाक यानी खतरा है जर्नलिस्ट को। यहाँ पे जिस तरह से जर्नलिस्ट को उठा लिया जाता है, जिस तरह से गायब कर दिया जाता है, जिस तरह से मार दिया जाता है, शायद ही कहीं होता हो। तो इस्लामाबाद तो उस लिस्ट में भी शामिल है। लेकिन बलूचिस्तान की बात मैं इसलिए कर रही थी कि वहां पे मिसिंग पर्सन्स का बहुत इशू है और वहां पे दूसरे कई इश्यूज हैं जिसके ऊपर जो है वो हमें बात नहीं करने दी जाती। हमारे मीडिया भी जो है, जो इवन टीवी चैनल है, वो भी बहुत कम बलूचिस्तान की बात करते हैं। लेकिन सर ये लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि ये मांगे तांगे पे कब तक रहेंगे? कब तक सऊदी अरब से पैसे मांग लिए, चाइना से ले लिए, अमेरिका से ले लिए, ये कब तक चलेगा? सऊदी अरब ने तो लास्ट टाइम भी वापस मांग लिए थे, चाइना से लेके देने पड़े। ये इस तरह कब तक मुल्क चलेगा? मुल्क ऐसे नहीं चला करते सर। आपको किसने कहा है आरजू का मुल्क चल रहा है? मुल्क तो रुका हुआ खड़ा हुआ है। ये चलता हुआ मुल्क इस तरह थोड़ी होता है, मुल्क तो खड़ा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके ये पैसे मांगने वाली स्टोरी क्या बन रही है। आपका जब आपने पहले कहा कि हम चाइना के साथ हैं, हिमालय है, डेफिनेटली नॉट है, ये है वो है, हमारे पास और भी ऑप्शन है, आप कॉल ना करो, हु केयर, सारा कुछ हो गया। आपने सारे जो ब्रिजेस थे बंद कर दिए। आपने कहा चाइना चाइना, चाइना के सेल्समैन बन गए। आपने कहा अफगानिस्तान में चाइना हम लेके जाएंगे, इस पे पैसे बनाएंगे, ठीक। उसके बाद जब चाइना की इकोनॉमी कोविड का इंपैक्ट आया, जब सारा सप्लाई चेन टूट गया और उसके बाद उनके रिजर्वेशन आए कि अफगानिस्तान में जाके फंस न जाए हम लोग, और उन्हें पता चला कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक चीज सबसे बड़ी कॉमन है, करप्शन है। वो तो मिलियन डॉलर थैले में डाल के बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं पठान लोग जो है। तो जब उन्होंने और इंटरनेशनल कम्युनिटी थोड़ी पीछे हटी तो पाकिस्तान की जब चीखें निकली, डॉलर नहीं मिले क्योंकि दुबई की प्रॉपर्टियां और सारी लंदन की प्रॉपर्टियां पे टारगेट था सारा। तो उसके बाद फिर आए IMF के पास 3 मिनिस्टर, यहाँ आए सऊदी अरेबिया के आगे पीछे। अब लेकिन ये बताएं, आपने पिछले सालों में वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सब कंफ्यूज किया। वो कहते हैं कि आप हमारे साथ डबल गेम खेलते हैं। आज वही जो आप चाइना दोस्त थे, आप हटके जब IMF के पास गए हैं, आप जब सऊदी अरेबिया और अमेरिका के पीछे पड़े हैं, तो वो क्या सोच रहे होंगे आप कि आप हमारे साथ भी डबल गेम खेलते हैं? तो ये आप, मेरा मकसद कोई एक दरवाजा तो छोड़ देते कि जिसके पास वापस दोबारा जाया जा सकता है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त CPEC के अंदर जो कुछ इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, अगर वहां खड़ी हो जाती है जिस पे, आपका क्या ख्याल है चाइना के लिए नुकसान नहीं होगा? आप उससे अपने रिलेशनशिप दोबारा ठीक किस तरह करेंगे? ये क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा ये बात है कि एक टोपी उतार के दूसरी की टोपी तीसरे पे चौथे पे करने से इस तरह कंट्री थोड़ी चलते हैं। बल्कि आपको बहुत ज्यादा रकम तो वापस करने वाली, आपके कई लोन जो है वो मैच्योर हो चुके हैं। बल्कि चाइना के साथ आपके जो हालात खराब हुए उसमें सबसे बड़ी एक वजह ये थी, आपने उनसे जाके डेट रिलीफ की रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने रिफ्यूज किया। ये सबसे बड़ी वजह थी, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं हमारे पैसे हमें वापस चाहिए। फिर आपने उनसे कहा कि हमें बिजली पावर सेक्टर में और लोन दें, उस पर उनके तहफुजात थे। फिर आपने रेलवे के लिए कहा कि पैसा लगाए, उनके तहफुजात थे उन पे। और ये सारी चीजें ऐसा और दासू डैम बंद हुआ, वो 39 बिलियन आपसे मांग रहे हैं, वो हालात खराब। फिर उसके सबसे बड़ी एक तीसरा महाज जो नया खुला है ताइवान का और इंडो पैसिफिक का, वो तवज्जो यहां से हटाना चाहते थे और वो उस पर तवज्जो देना चाहते थे। और दूसरा कोविड की वजह से इकोनॉमी स्लगिश इंटरनेशनली, और इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा लोन देने वाला मुल्क भी है वो चाइना है, और वो कर्जे वापस ना मिलते हुए नजर आ रहे हैं, एंड दे आर टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन।